अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास 3 दबंग किस्म की खबरें हैं। तीनों आपके साथ आज के ब्लॉग के अंदर बड़ी शॉर्टली जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक खबर तो ये है कि नवाज शरीफ के वाले से जो कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जेलें भुगतने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा है, वो जेलें भुगतने के बजाय पाकिस्तान के ऊपर आके हुकूमत करेगा। और बिल्कुल वही चीज़ हो रही है कि आज नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हस्बे मंशा रिलीफ मिल गया है। नवाज शरीफ की अपीलों को बहाल कर दिया गया। अब नवाज शरीफ जेल के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी अपील जो है उनको सुना जाएगा और फिर उसके ऊपर बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। फैसला भी क्या आ सकता है, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। 2 खबरें अहम और भी हैं हमारे पास। एक तो यह है कि शेख रशीद की इंतहाई का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल करो, इंतहाई खतरनाक किस्म की ऑडियो लीक हो गई है। और अगर लीक जो ऑडियो है वो मुतलका इदारे तक पहुंच जाती है तो क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी खबर है हमारे पास, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अब वो मुश्किल के अंदर फंस गए। उनके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आन टूटी है। क्या मुसीबत आन टूटी है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ, अभी उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बाआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ के वाले से, क्योंकि आजकल अगर आप न्यूज़ जो है वो उठा के देखेंगे तो उसके अंदर हर जगह आपको छाया हुआ जो मिलेगा वो नवाज शरीफ होगा। पहले एक टाइम था कि इमरान ने ये किया, इमरान ने वो किया, इमरान खान ने ऐसा मुफलर पहना था, ऐसे कपड़े पहने थे, वहाँ पे गए, वही चीज़ें पूरा दिन मीडिया के अंदर जो है वो सर्कल करती थी। लेकिन अब इमरान खान की बातें जो हो रही हैं वो जेल की 4 दीवारी तक महदूद हो गई हैं कि इमरान खान ने जेल के अंदर कुर्सी मांग ली, चारपाई मांग ली, बेडशीट मांग ली, उन्होंने वो वहाँ पर साइकिल मांग ली। ये चीजें आपको सुनने को मिलेगी, यानी कि इमरान की सियासत को मरकूज कर दिया गया है डियाला जेल की 4 दीवारी तक। और नवाज शरीफ जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर आए और फिर से छा गए। अब क्या हुआ जी, आज नवाज शरीफ की जो 2 अपीलें थी, नवाज शरीफ की अपीलें थी एवन फील्ड के हवाले से, और जो दूसरी अपील थी अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस के अंदर थी कि उनकी अपीलें थी कि उनकी सज़ा को मुअत्तल करके उनकी अपीलों को जो है वो सुना जाए। और क्या हुआ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी जो बेंच था, चीफ जस्टिस जो उसके मौजूद थे जी जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और दूसरे जस्टिस मियां गुल हसन थे। इन्होंने इस आज की जो अपीलें थी इनके ऊपर जो वो समाअत की, और समाअत के बाद वहाँ पे दौरान समाअत जो नैब प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो आए रोस्टरम के ऊपर। उन्होंने कुछ दलाइल दिए, दलाइल क्या दिए फिर जाके आगे आपको बताऊंगा। दलाइल बड़े अहम हैं। उन्होंने जो दलाइल दिए वो टोटल के टोटल मरकूज कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की ये जो रेफरेंस है हम इसको क्यों वापस नहीं ले सकते। यानी कि ये होना चाहिए था ना कि हमने कैसे दलाइल देने, कैसे डिफेंड करना है, कैसे नवाज शरीफ को जेल के पीछे भेजना है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बल्कि नैब ये सोच रहा है कि कैसे नवाज शरीफ के रेफरेंस को वापस लिया जाए। और गुज़िश्ता रोज़ इसी वाले से मैंने आपको एक ब्लॉग के अंदर जो है वो एक न्यूज़ भी बताई थी कि बहुत जल्द नवाज शरीफ के जो रेफरेंस हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन उनके ऊपर क्या कुछ हुआ वो आज के ब्लॉग के अंदर आपको आगे चल के बताता हूँ। नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो आए रोस्टरम के ऊपर, वहाँ पे खड़े हुए और उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा जी हम इन अपीलों पर गौर किया, हमने दोनों केसेस का बागौर मुआयना किया, कानून के एतबार से हमने जायज़ा लिया। और एवन फील्ड केस के ऊपर मैं पहले बात करना चाहूँगा, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर दायर किया गया था। एवन फील्ड का जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो वो रेफरेंस नैब ने दायर किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक तो रेफरेंस दायर करवाया था, दूसरी जानब JIT बनवा दी गई थी। ये उस वक्त की बात है जब नवाज शरीफ को टाइट किया जा रहा था। यानी कि ये चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर की बातें हो रही हैं कि उन्होंने कैसे पहले तो नैब को पाबंद किया कि आप इनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर करें, और दूसरे नंबर के ऊपर ये किया कि इसके ऊपर एक JIT भी बना दी थी। ये बता रहे हैं जी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बता रहे हैं जी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने दलाइल देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में JIT बनी और एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर हुई। रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश एहतसाब अदालत में मौजूद थी, लेकिन क्रिमिनल अपील समाअत के लिए मंजूर होने के बाद वापस नहीं ले सकते। अपील की समाअत के लिए मंजूर होने के बाद अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। यानी कि जो अपीलें लगी थी वो अदम पैरवी के ऊपर भी खारिज नहीं हो सकती थी। ऐसा मक्कू जिसे कहते हैं ना, मक्कू ठपना कहते हैं जिसे, यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म की गिरा लगा देना। तो नवाज शरीफ का मक्कू ठपने के लिए सारी जो वो चीज़ें की गई थी।
ये क्या कहती है, प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अगर अपीलें दायर हो जाए और इस पर फैसला करना होता है, इन अपीलों के बहाल करेंगे तो इनके ऊपर जो है वो इनको सुने और मेरिट के ऊपर आपको इसके ऊपर फैसला देना होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि अपीलें बहाल करने से नैब को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर जो जनरल ने, उन्होंने चेयरमैन नैब जो कि एक्स आर्मी पर्सन है, उनसे मुकम्मल मुशावरत की और यहाँ पे ये फैसला किया गया अगर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की जो अपीलें एवन फील्ड के अंदर और जो दूसरा उन स्टील मिल का जो उनका केस है, इनके अंदर अगर वो अपीलें बहाल करती है, इनकी अपीलें बहाल करने से क्या मुराद है कि यहाँ पर जब अपीलें बहाल होंगी तो नवाज शरीफ को ज़मानत मिल जाएगी। यानी कि जो केसेस उनके ऊपर थे, जिनके ऊपर इन्हें जो वो इनके वारंट जारी किए हुए थे, वो वारंट ख़त्म हो जाएंगे और इनकी ज़मानतें जो है वो बहाल हो जाएंगी, ज़मानत जो है वो इन्हें मिल जाएगी। और जब अपीलें जारी हों तो तब तक जो है वो फिर जो है वो गिरफ्तारी नहीं होती। यानी कि इनके कहने के मुताबिक कि इन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि नैब तो ये हीले बहाने ढूंढ रहा है किसी तरीके से, चूंकि इस केस के अंदर कुछ है ही नहीं और कुछ नहीं है। इसके हवाले से अमजद परवेज़ जो सीनियर वकील हैं, अमजद परवेज़ एडवोकेट ने यह कहा कि सज़ा मुअत्तल हुई तो अदालत ने हर किसी के रोल को वाज़ेह किया था। मरियम नवाज एवन फील्ड रेफरेंस से बरीयत के फैसले में अदालत ने वाज़ेह किया था। बड़ा अहम यहाँ पे नुक्ता है जो अमजद परवेज़ ने उठाया है। नैब को अदालत ने जो लिखा था कि नैब को बारहा मौके दिए गए, 3 बार इन्होंने वकला को तब्दील किया। अदालत फैसले में लिखा है कि नैब नवाज शरीफ का किरदार भी साबित करने में नाकाम रहा और अपनी जिम्मेदारी अदा करने में भी। यानी कि उस वक्त जिस कोर्ट ने मरियम नवाज साहिबा को बरीयत का हुक्म उनका जारी किया था एवन फील्ड केस के अंदर, तो उन्होंने अपने फैसले के अंदर ये रखा था कि नवाज शरीफ का जो किरदार था नैब उसको भी वाज़ेह करने में या फिर लिंक करने के अंदर नाकाम रहा है। और नैब अपनी बेसिक जो उसकी जिम्मेदारी है उसने रेफरेंस तो बना दिया, लेकिन इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। जब एविडेंस नहीं तो जाहिर है इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों की जो है वो अदा नहीं की हैं और टोटल का टोटल, यानी कि इट्स मीन के टोटल जो भी केसेस मान रहे थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत, प्रेशर कहीं और से आ रहा था, केसेस कोई और बना रहा था। और मासी की जो आरटीओ है साकिब निसार की कि हमने नवाज शरीफ को अड्डे लगाना है, अड्डे हर सूरत लगाना है, हमारे पास 2 साल की हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो जो ऑडियोज़ वगैरह लीक हुई थी, तो इन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो सियासत से निकालना था। इमरान खान प्रोजेक्ट आ रहा था, उस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था। तो उस वक्त सियासी इंजीनियरिंग करके नवाज शरीफ को अड्डे लगाने की कोशिश की गई थी, उन्हें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई थी और उस कोशिश के अंदर वो कामयाब हुए। नवाज शरीफ को 4 साल पाकिस्तान से बाहर रहना पड़ा, जेल के अंदर रहना पड़ा। अपनी अहलिया के वो जनाजे के अंदर गए, लेकिन जब अहलिया बीमार थी तो अहलिया को बीमार बिस्तर मर्ग पे छोड़ के इन्हें जेल के अंदर जाना पड़ा अपनी बेटी के समेत। तो ये उस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी। और अब जो लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इतना स्पीडी जो है वो इंसाफ मिल रहा है, वो इंसाफ वो हो रहा है कि जो इनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं उनका इजाला हो रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इजाला हो रहा है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो कोई 2017 के अंदर नवाज शरीफ के साथ हुआ था, एक प्री प्लान जो है एक साजिश थी, उस साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन अब जाके नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, जिस इंसाफ की वो यकीन दहानी उन्हें करवाई गई थी, या फिर जिस इंसाफ को वो सोच के लंदन से आए थे कि अब मैं जाऊँगा अदालतों का सामना करता हूँ। मुमकिन तौर पर चूँकि सूरत हाल बदल गई थी, वो इस्टेब्लिशमेंट भी हिसाब का बदल गई थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हालात बदल गए थे। तो वो लोग जो पिछली साजिश का हिस्सा थे वो अब मौजूद नहीं थे। चाहे जनरल बाजवा के हवाले से आप बात करें, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बात करें, साकिब निसार के हवाले से बात करें, चीफ जस्टिस बंदियाल के हवाले से बात करें, तो वो लोग आप जो है वो माजी की एक कहानी बन के रह गए। लेकिन नवाज शरीफ को जिन्होंने सजा दी, जिन्होंने सियासत से बात करने की कोशिश की, आज नवाज शरीफ दोबारा से पाकिस्तानी सियासत के अंदर हीरो बन के आ रहा है। और हीरो ही नहीं बन के आ रहा, बल्कि उसे क्लीन चिट जो है वो दी जा रही है। और मोस्ट प्रॉब्लली बड़े चांसेस हैं कि नवाज शरीफ को आने वाली चंद समातों के अंदर ही यहाँ से क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि नैब जब फोकस कर रहा है कि कैसे नवाज शरीफ को जो है वो हम रेफरेंस वापस ले सकते हैं, जब उन्हें पता चला कि रेफरेंस वापस नहीं ले सकते, मजबूरन वो दलाइल देंगे। लेकिन दलाइल ही वो दलाइल है ना कि उन्होंने एविडेंस देने हैं कि ये चीज़ प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की है, ये इलीगल मनी से खरीदी गई, ये इनकी अपनी मनी नहीं थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई। वो सारी चीज़ें इन्होंने जब साबित करनी हो, जब इनके पास एविडेंस नहीं, एविडेंस होते तो पहले मरीम नवाज भी जो है वो बाहर ना आती। लेकिन जब एविडेंस मौजूद नहीं तो नवाज शरीफ मोस्ट प्रॉबेबली बड़े ही जल्द, यानी कि आने वाली चंद समातें जो होंगी, और ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ जो है वो उनकी बरीयत हो जाएगी इन केसेस के अंदर से। और जब नवाज शरीफ की यहाँ से बरीयत हो जाएगी, उनका कैसा इस्तकबाल हुआ, कैसे उनके लिए ग्राउंड जो है वो तैयार हो रहा है,
रेड कारपेट जो है वो तैयार हो रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जब नवाज शरीफ ने जो वो कह दिया है कि अब इलेक्शन कैंपेन शुरू की जाए, रैलियों के प्रोग्राम जो है वो बनाए जाएं, जलसे जुलूस के लिए जो है वो शेड्यूल जो है वो तैयार किया जाए। तो जब ये इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो बड़ा अहम है, जो सर्वे भी आया था कि 50% पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ को इस वक्त मसीहा समझती है कि ये जिन हालात के अंदर पाकिस्तान की मैशत जकड़ी गई है, जिस बंवर के अंदर पाकिस्तान की किश्ती फंस गई है, वहां से नवाज शरीफ ही निकाल सकता है। नवाज शरीफ के पास माजी का काफ़ी वसी जो है वो तजर्बा भी मौजूद है। अब आते हैं जी दूसरी जो दो स्टोरीज हैं शेख रशीद के बारे से अगर बात करें तो शेख रशीद को 40 रोज चिल्ला उन्होंने काटा, फिर मुनीफ फारूक के सामने आके उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर तो उन्होंने कोई सख्त बात नहीं की, ना तो तरीके इंसाफ को छोड़ने की बात की। इट्स मीन के तरीके इंसाफ के अंदर वो नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, बट वो तरीके इंसाफ के साथ खड़े थे। उनका यह भी कहना था कि शेख रशीद आखिरी दम तक तरीके इंसाफ के अंदर रहेगा, और मेरे ख्याल में आखिरी दम उस निकल गया। वो 40 रोज का जो उनका चिल्ला था ना, जो लोगों ने विजिट के ऊपर लेके गए थे, तो मेरे ख्याल में उसके बाद उनके वो आखिरी जो खून का खतरा था ना, वो वहां पर पूरा हो गया, आखिरी दम उनका निकल गया। तो फिर यह है कि सामने तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को कुछ नहीं कहा, लेकिन बैकडोर तौर पर जब उन्होंने एक पर्सनल कॉल के अंदर एक साफ़ी के साथ बात की, जिस कॉल का तज़किरा जो है वो जियो न्यूज़ के ऊपर भी हामिद मीर साहब ने भी किया है कि एक खौफनाक किस्म की ऑडियो है, और वो ऑडियो वाकई में ऐसी है, वो आम पब्लिक के हवाले से नहीं है ना इमरान के हवाले से है, वो उसके अंदर गिले शिकवे हैं कि कैसे उनको ट्रीट किया गया, कैसे उनको तकलीफ दी गई, और बहुत कुछ बुरा भला भी जो है वो शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि इन लोगों की ऐसी की तैसी फलां जो लोग जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मुझे डराया धमकाया गया, ये किया वो किया, इतने दिन जो है वो मुझे टार्चर किया गया। तो शेख रशीद को बेसिकली गीला है, क्योंकि ये गेट नंबर 4 के वो उस वक्त भी कह रहे थे ना अपने इंटरव्यू के अंदर कि उसके स्पोक पर्सन बने फिरते थे, और जब वो उन्हीं के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो उन्हें ले गए, मतलब इशारों के नालों के अंदर वही इनका जिक्र था कि जब इनको ले गए हैं तो इनको ट्रीट कैसे किया गया, चूंकि शेख रशीद तो ये समझते थे कि ये उनके लिए सबसे बड़े लाडले हैं, इन्हें कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ये जो मर्जी ये करते रहें, जो मर्जी ये बोले, इन्हें कोई जो है वो पकड़ के अंदर नहीं लाएगा, बल्कि ये दूसरों को डराते धमकाते और बड़े बड़े बयान जो है वो देते रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, मामला उसके बरअक्स हुआ। शेख रशीद के दिल के अंदर वो रंजिश थी, वो गुस्सा, वो गम था, वो उन्होंने एक एंकर के साथ बात की, और बात किया थी कि वो रिकॉर्ड हो गई। और अब अगर ये ऑडियो तक पहुंचे, लाजमी बात है कि अभी तक उनके पास वो पहुंच चुकी होगी, यहाँ पे कुछ छुपता नहीं है। कोई घर के अंदर बैठ के बात करे या कोई भी, अगर उन्होंने किसी के ऊपर नज़र रखनी होती है तो उसकी सारी बातें उन तक पहुंचती हैं। ये पाकिस्तान है, या प्राइम मिनिस्टर की बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो शेख रशीद किस खेत की मूली है, तो ये सारी चीज़ें उनके पास पहुंची होंगी। अगर उनके पास पहुँच गई हैं तो फिर मेरे ख्याल में शेख रशीद के लिए आगे जो सियासत का सिनेरियो है ना, वो इतना आसान नहीं होगा। वो परवेज़ इलाही के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इमरान के साथ हो रहा है, वही कुछ फिर शेख रशीद के साथ भी होगा, क्योंकि आप सामने आके ऊपर से मज़ामत करते हैं और ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर हर जुम्मे के खुतबे के अंदर भी अगर मज़ामत की जाए तो कम है, और जब पीठ पीछे होते हैं तो आप लोगों की ऐसी की तैसी करने के ऊपर तुल जाते हैं, तो फिर ये मुनाफ़क़त जो है वो रास नहीं आती। हर बार आपको जो है वो रास नहीं आएगी। एक बार होती है कि आप पकड़े जाते हैं, वो कहते होते हैं ना कि बकरे की माँ और कब तक खैर मनाएगी, तो शेख रशीद भी उसी चीज़ का शिकार हो गए। आते हैं जी जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस बंदियाल के दौर के अंदर इनके ऊपर रेफरेंस बने, इनके खिलाफ बहुत सी शिकायत हुई। और शिकायतें क्या थी? शिकायतें इनके ऊपर ये थी कि ये जो है वो इनके आमदन से ज़्यादा असासे हैं, इनके बेटे जो है वो बता कैसे वसूल करते हैं, ये जो है वो केसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। परवेज़ इलाही के वो एक वो भट्टी साहब में पता नहीं क्या है, उनके मेरे ख्याल में सेक्रेटरी थे, तो उनकी जो ऑडियो लीक हुई थी, परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक थी, तो उसके अंदर भी यही कुछ तज़किरा था कि कैसे जो वो इन्होंने बेंचेस को कंट्रोल करना है, लाहौर हाई कोर्ट के जो बेंचेस हैं। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, और इनके सासे भी जो हैं उनके वाले से भी ये क्लेम किया जा रहा था। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जस्टिस बंदियाल, चीफ जस्टिस बंदियाल के दौर के अंदर जो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ ईसा और दूसरे जो हैं जस्टिस तारिक मसूद, जो सीनियर जो है वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन्होंने जस्टिस बंदियाल को लेटर भी लिखे थे कि जब तक इनके जो रेफरेंस हैं या फिर इनके ऊपर जुडिशल काउंसिल के अंदर जब तक इनके ऊपर फैसला नहीं हो जाता, इन्हें किसी बेंच का हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे जस्टिस बंदियाल, इनको उसके बाद हर अपने बेंच के अंदर बैठाते थे, यानी कि उन्होंने मैसेज किया था कि ये अनटचेबल लोग हैं,
आप इनको छू नहीं सकते। और नहीं इनके खिलाफ जो रेफरेंस आए थे, जो दरख्वास्तें मूव हुई थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानब से भी मेरे ख्याल में इनके खिलाफ जो वो एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इनके खिलाफ इतने इतने इल्ज़ामात हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए, उनकी ऑडियो लीक है, तो इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उस वक्त जस्टिस बंदयाल ने एक नहीं सुनी और ये कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं बैठा हूं ना, तो इसे कोई टच नहीं कर सकता, ये मेरा साथी है। तो फिर अपने हर बेंच के अंदर इन्हें बिठाते, काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब काजी आ गया है और काजी साहब ने 27 अक्टूबर की डेट लगा दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे से आपको बताऊं कि इसके अंदर 3 जजेस होते हैं, एक मौजूदा चीफ जस्टिस होते हैं, इनके साथ जो मोस्ट सीनियर 2 जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस तारिक मसूद है, सरदार तारिक मसूद हैं, ये तीनों होंगे, ये कल बैठेंगे और इसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस आया है, जो दरख्वास्तें आई हैं, क्या उनको सुनना चाहिए, उनके सुनने की जो है वो उसके ऊपर गुंजाइश है या नहीं, या फिर इनको ड्रॉप करना चाहिए, यानी कि या इंक्वायरी होगी या फिर इनकी दरख्वास्तों को ड्रॉप किया जाएगा। और बड़े चांसेस हैं कि जो इनके खिलाफ दरख्वास्तें आई हुई हैं, जो इल्ज़ामात इनके ऊपर हैं, उनकी तहकीकात हो सकती है। और अगर उनकी तहकीकात शुरू हो गई, जो पहले ऑडियोज़ वगैरह आई थी जो इनके हवाले से और इनके बेटे के हवाले से जो बातें पब्लिक के अंदर हैं, मार्केट के अंदर मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। माजी के अंदर जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, तो उनको भी सज़ा दी गई थी और उनको डिसमिस किया जाएगा। मतलब क्या होता है यहाँ पे, सज़ा ये होती है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप बैठे हुए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप बैठने के काबिल नहीं होंगे, आपको उठाया जाएगा, घर वापस भेज दिया जाएगा, आपकी नौकरी उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। और आप देखते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का क्या होता है। पहले तो जस्टिस बंदयाल साहब ने उन्हें बिल्कुल प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब जस्टिस बंदयाल नहीं रहे हैं, हालात बदल चुके हैं, यहाँ पे काजी आ गया है और काजी ने आते ही वो केस लगा दिए जो कि मुश्किल था, यानी कि पिछले जो बंदियाली दौर था उसके अंदर उनको टेका भी नहीं किया गया। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में तैयार कर रखा है कि पहले सबसे मुश्किल जो केसेस हैं जिनको कोई टच नहीं करना चाहता, पहले उनको हम कंप्लीट करेंगे और फिर में बाकी जो दीगर केसेस हैं उनकी उखाड़ पिछाड़ करनी है।